करना है, मैं इसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। बहुत डिटेल जाना है, काफ़ी बेसिक जाना है, एडवांस में जाना है मुझे। कैसे पता चलेगा? आप लोग पहले से आपने कुछ नॉलेज है प्रोबेबिलिटी थियरी के बारे में? आप यस कर दो। नहीं पता है तो नो कर देना। मैसेज में फटाफट डाल दो मैसेज, सभी लोग। बहुत कम लोग डाला था। फटाफट कम से कम 50-60 मैसेज तो आना चाहिए। अगर आप पहले से प्रोबेबिलिटी जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। जस्ट बेसिक नॉलेज है, ओके। हाँ, ओके। यस, ओके बेटा। तो इसमें इसमें ये समझ आ रहा है कि मतलब कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, राइट? ओके। लेट मी ब्रिंग ऑल देम इनटू द सेम लाइन। मतलब जिसको जानते भी हैं और जिसको नहीं जानते उनको भी थोड़ा सा हम लोग एक ही लाइन पे ले आते, ताकि वो बेटर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एन आउटकम एंड डिफाइनिंग एन इवेंट। ये सब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी वगैरह आप आराम से पढ़ लेना, हम लोग इसका मटेरियल वगैरह हम अपलोड कर लेंगे। चलो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अगर कोई चीज़ अगर अकर होने के लिए क्या चांसेस है, मतलब कोई आज बारिश होगा कि नहीं होगा, ये कैसे मतलब हम लोग, जैसे मान लो आपके पास 20-30 साल का पूरा इन्फॉर्मेशन है। हाँ। हाँ, मतलब जनवरी मंथ का बिहेवियर कैसा रहेगा आप पहले से आप जानते होंगे, राइट? तो अभी तो बारिश होगा कि नहीं होगा आज के दिन में हम बताना चाह रहे हैं। मतलब अब तब क्या करेंगे हम लोग, पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। आज को जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, क्लाउड कवर कितना है, और ह्यूमिडिटी, ये सब हम लोग मेजर कर लिया, मान लो 4 चीज़ को। ठीक है, इस चार चार 5 चीज़ को हमने मेजर करके हम बता रहे हैं कि हाँ आज बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इतना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो कैसे, प्रिडिक्शन किस बेसिस पे है? डिपेंडिंग अपॉन सम पैरामीटर्स, आउटकम्स है। वो आउटकम्स कैसे पता चला? आज का मान लो मिनिमम टेम्परेचर 25 है, मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, 25 से लेकर 28 के बीच में है। अगर ह्यूमिडिटी है 90% है, क्लाउड क्लाउड कवर है 90% है। ऐसा दिन कभी हुआ कि नहीं हुआ फ्यूचर में हम ये देखेंगे। हाँ, ऐसा दिन हुआ तो उस दिन में क्या बारिश हुआ कि नहीं हुआ? बारिश हो गए, अच्छा चलो आज भी बारिश हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन कितना चांस है होने के लिए? अगर मान लो 100 में से 90% ऐसा हुआ कि 90% ऐसे इसी कंडीशंस में बारिश हो गए, तो हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रेन इज 90%। मतलब 0.9 हम कहते हैं, मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 होगा, तो 0.9 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अगर इसी सर्कमस्टेंसेस में आज के दिन बारिश नहीं हुआ लेकिन अगला दिन बारिश हुआ, उसका चांसेस है 10% है, मान लो, ठीक है। मतलब 0.1 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे मिनिमम टेम्परेचर 25, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 28 एंड 90% ऑफ क्लाउड कवरेज एंड ह्यूमिडिटी आल्सो 90% है। ऐसा होने के बाद अगला दिन बारिश हुआ, उस दिन नहीं होता लेकिन अगला दिन बारिश हुआ, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है? 10%, 10 टाइम्स ऐसा हुआ, आउट ऑफ 100 टाइम्स। तो हम कहेंगे इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1 है। ठीक है। तो इस तरीके का पूरा जो भी डेटा हमारे पास है उसी का हम इंटरप्रेट करके हम गेस कर सकते हैं, मतलब अभी ये हुआ तो कल क्या हो सकता है। ठीक है। तो अभी सभी को ऐसा लगता है ना, अभी सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे जैसे 2 बजे हो गए तो सर का क्लास चालू होगा। ये कैसा पता है? मतलब हम पहले इवेंट अकर हुआ, है ना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सर लोग भी आ गए तो क्लास होगा, पढ़ाएंगे। ये सब है ना, ये प्रोबेबिलिटी 100% होगा एक तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल है, जो मतलब किसी को आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो definition of experiment. Experiment is a process that results in one or more outcomes, forming the basis of probability. एक्सपेरिमेंट में मतलब अगर जैसे मान लो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है आपका इनपुट्स है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि बारिश होगा कि नहीं होगा। बारिश क्या हो गया आपका? आउटपुट हो गया। इसमें इनपुट क्या है? टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब इसमें आपने कंपटीशन कर लिया था, विंड स्पीड, ये सब है, ठीक है। बट देन आउटकम, आउटकम पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट।
ये भी एक्सपेरिमेंट की तरह सोचो, भगवान इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बारिश कराना है कि नहीं कराना है, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो इसमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो इसके हिसाब से आउटपुट क्या आ रहा है, वो आपका आउटकम कहते हैं हम इसको। और डिफाइनिंग एन इवेंट, इवेंट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट मतलब बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है दोनों में एक इवेंट्स में एक क्लास हो गया एक तरीका से, क्या क्या इवेंट्स पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड में, क्या यहाँ पर बताना चाह रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन आप देखेंगे, सैम्पल स्पेस होगा मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब रेन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये दो चीज़ हो गए, ड्राई डे हो सकता है, मे बी सनी डे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा ये देख रहे हैं। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस है। रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट आउटकम ऑफ एन रैंडम प्रोसेस होगा। प्रोबेबिलिटी का देखेंगे आप लोग यहाँ पर, इसका डेफिनेशन ये होगा, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे 100 डेज का हमने डेटा निकाला था हमारा जो कंडीशंस के हिसाब से, तो कितना बार बारिश हुआ उसी दिन का और कितना बार बारिश हुआ था अगला दिन का, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो 100 दिन का हमने ऐसे देखा था कि मिनिमम टेम्परेचर 25, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, और ह्यूमिडिटी 90% है, क्लाउड कवरेज 90% है, और विंड स्पीड बहुत कम चल रहा है, नहीं तो हो सकता है 5 किलोमीटर पर हावर चल रहा है, 10 किलोमीटर हावर चल रहा होगा। उसी केस में 100 डेज में कितना बार ये बारिश हुआ है, कितना बार बारिश नहीं हुआ, कितना बार अगला दिन बारिश हो गए, ऐसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हम लोग यहाँ पर कंपटीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा। अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है इन्होंने अलग से, रोलिंग ऑफ ए फेयर डाई। डाई डाइस आप जानते होंगे राइट, उसमें 6 फेसेस होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे उसमें नंबर्स, ठीक है। जब आप टास्क करेंगे उस केस में इवन नंबर आने के लिए क्या संभावना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 4 6 है वहाँ पर। आड नंबर होगा उसमें 1 3 5 होगा, तो दो अलग अलग सेट्स बन गए। तो इवन नंबर आने के लिए संभावना कितना हो सकता है, 1/2। आड नंबर आने की संभावना क्या हो सकता है, 1/2 है, दैट इज 0.5 हो गए, ठीक है। इंडिविजुअल इवेंट अकर होने के लिए चांसेस कितना होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा। इसमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आपका बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स एंड हिस्टोरिकल डेटा है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में अगर मान लो कोई आपको कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, उस केस में हेड आने के लिए 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी, और टेल आने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, मतलब 0.5 चांस होगा। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आप हिस्टोरिकल डेटा उठाया, जैसे रेन का बारे में आपको पता लगाना है, जैसे बारिश के बारे में पता लगाना है, तो पूरा हमने 10 साल का 100 साल का 50 साल का जो भी डेटा निकाला उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होगा, बेस्ड अपॉन पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का आप देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं रहेगा। जैसे हमारा क्लास का एग्जांपल है, ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ आज क्लास हो सकता है, 2 बजे हो गए, आज सैटरडे भी है, क्लास हो सकता है, ये कैसे पता चला हम लोगों को, पिछले 2 हफ्ते से हम क्लास चल रहा है हमारा, तो इसी एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये। एनी डाउट बेटा, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना था, चार्ट में डालो फटाफट, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो। आगे बढ़े हम लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा बताया आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, बोर नहीं करना है, फटाफट आप बताओ किसी का कोई प्रॉब्लम है। सही लग रहा है सब, चलो बेटा बढ़िया है, चलो। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, ये सैम्पल स्पेस सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल ये होगा, सैम्पल स्पेस होता है, टॉसिंग ए कॉइन होगा, टॉस कॉइन को टॉस करेगा तो हेड एंड टेल्स आ सकता है यहाँ पर। डाइस अगर रोल करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आपका आउटकम आ सकता है। टाइप ऑफ इवेंट्स होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका सिंपल इवेंट्स हो सकता है, कंपाउंड इवेंट्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा। अगर कोई कॉइन को आप टास्क कर रहे हो उस केस में हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर।
मतलब ये आएगा तो वो नहीं आएगा, है ना। अगर आपका 1 रुपये कॉइन, अगर कोई भी कॉइन है आप टॉस करेंगे, तो एक ही चीज़ आ सकता है ना, एक साइड दिखाएगा, दूसरा साइड नहीं दिखाई देगा। राइट, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। कंपाउंड इवेंट्स मतलब एक ही बार दो दो आ सकता है। जैसे आपका मान लो रोलिंग यानी इवन नंबर है। जैसे डाइस है, डाइस में क्या होगा, 6 फेसेस होगा। इसमें इवन नंबर आ सकता है, आड नंबर भी आ सकता है। इवन नंबर में क्या होगा, 2 4 6, इसमें कोई भी एक चीज़ आ सकता है ना, इवन नंबर हो गए। आड नंबर में 1 3 5, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो इसमें कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं हम लोग। कंपाउंड इवेंट मतलब 1 3 5 कुछ भी आ सकता है। इस सेट में जो भी आएगा वो आड नंबर हो गए। 2 4 6 में जो भी आएगा वो इवन नंबर हो गए हमारी तरफ से। जो आउटपुट इस तरीके से मेजर कर, दैट इज कंपाउंड इवेंट्स है। और सिंपल इवेंट मतलब सिंगल आउटकम है। खाली आपको 1 कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 3 कितना बार आ रहा है, ऐसे आप सिंगल फेज का आप देख रहे हो, वो वाला आपका सिंपल इवेंट हो गए। कंपाउंड इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड सिंपल इवेंट्स आ गए। तो इसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, एडिशन रूल है। प्रोबेबिलिटी अगर 2 इवेंट्स ए एंड बी है, ठीक है, उसका क्या क्या रूल्स हो सकता है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं। व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट बेटा। So here addition rule for any events A and B, when the events are mutually exclusive, we can write probability of occurrence of A and probability of occurrence of B. Probability of A in 1 B equal to probability of A plus probability of B if they are mutually exclusive. When the movements are not mutually exclusive, then we can write addition probability of A in 1 B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B है। तो यहाँ पर है एक एग्जांपल, यहाँ पर समझा रहा है रोलिंग ए डाई। लेट ए रिप्रेजेंट्स रोलिंग आड नंबर्स एंड बी रिप्रेजेंट्स द रोलिंग 3 है। ठीक है, 3 क्या होगा, इसका सेट है ना, इसी के अंदर ही है। इन केस द नंबर 3 बिलोंग्स टू द बोथ द इवेंट्स, मीनिंग ए एंड बी, दो सेट आपने बनाए, दोनों के बीच में ओवरलैप हो गए। जैसे आपका आउटकम आप देख रहे हैं, आउटकम में क्या देख रहे हैं, ये आड नंबर आ सकता है। एक ये रूल बना दिया, दूसरा रूल बनाया, अगर आड नंबर आपने आ रहा है, आड नंबर में 3 आने के लिए क्या चांस है, नंबर 3 आना चाहिए। नंबर 1 कितना बार आएगा, नंबर 5 कितना बार आ सकता है। आड नंबर में भी हम अलग से एक और सबसेट बनाया है। इसमें सबसेट मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन हमको चाहिए, भैया आड नंबर आ रहा है लेकिन हमें 3 आने के लिए क्या चांसेस है, क्या संभावना है, हम इसको देख रहे हैं। वो इसी के अंदर ही है, ठीक है। इन दिस केस द नंबर 3 बिलोंग्स टू द बोथ द इवेंट्स, लाइक ये इसमें ये सेट ये वाला है, सेट बी ये वाला है। इन दोनों के साथ में ये क्या होगा, नंबर 3 ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का probability ऑफ ए इन बी, probability ऑफ ए प्लस probability ऑफ बी माइनस probability ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और 6 ये अलग हो गए, 1 5 3 है, ठीक है। प्राउड अकरेंस ऑफ आड नंबर आने के लिए क्या चांस है, आड नंबर इवन नंबर दो हिस्से में अगर बांट दिया तो आड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। खाली 3 आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। 6 में से एक फेस हमें आना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ पर 1/6 हो गए। तो इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग इन नंबर दैट इज बोथ आड एंड 3, आड नंबर भी होना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। उसके लिए भी चांस क्या होगा, 1/6 है। तो इसके हिसाब से जब हम आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन बी विल बी हाफ प्लस 1/6 माइनस 1/6। इसके हिसाब से ये क्या आया, 1/2 आया। मतलब हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर इन दोनों का, ए यूनियन बी का, ठीक है, हम ये कंपटीशन किया था कि ए वाला भी नंबर होना चाहिए, इसमें नंबर 3 आने के लिए चांसेस क्या होगा। इसको कंबाइंड हम देख रहे हैं, दिस इज एडिशन है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो अलग होगा।
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है। 3 and 135 का रिलेशन है, इसके कारण इसको हम कहते हैं इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है म्यूचुअली इंक्लूसिव है ये। इंक्लूसिव कैसे हो गई है? 135 and 3 है, 3 इज अ पार्ट ऑफ 135 है ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलना है? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ आपको, राइट? इस शब्द को पढ़ लेना आप लोग। इस शब्द क्या है यहाँ पर? when the events are not mutually exclusive। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों इंक्लूसिव है, एक तरीका से। इंक्लूसिव मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा सा रिलेशन बना हुआ है। और रिलेशन क्या है यहाँ पर? नंबर 3 इसमें भी है, नंबर 3 इधर भी है। तो इसी के कारण तो हम लोग यहाँ पर हम कह सकते हैं दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विल बी दिस द डेफिनेशन, राइट? चलो हम आगे बढ़ते इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन रूल है बेटा। इसमें अगर दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब म्यूचुअली अकर नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला हो सकता है। जैसे मान लो आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं। मतलब आपको चॉइस दिया हुआ है, कोई मैथ्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ने के लिए आपको बता दिया। तो कुछ बच्चे होंगे खाली मैथ्स ले रहे होंगे, कुछ बच्चे खाली सोशल साइंस ले रहे होंगे, कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट ले रहे होंगे, राइट? जैसे यहाँ पर जी है, जोई है, ये सब लोग क्या है, यहाँ पर पेंटिंग का है, पेंट किया कुछ लोग स्कल्पचर बनाया, स्कल्पचर बनाया। ठीक है, जैसे पुतला बनाते हैं ना, वैसे स्कल्पचर बना रहे हैं। कुछ लोग हैं खाली पेंटर्स है। कुछ बच्चे यहाँ पर दोनों काम कर सकते हैं, पेंटिंग करेगा, स्कल्पचर भी बना देगा। ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसमें मतलब ये एंड भी दोनों काम कितने लोग कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया। ठीक है। ठीक है बेटा, इसके शायद सब लोग जानते होंगे ये। फिर हम बहुत ज़्यादा फोकस करके इसको बोरिंग नहीं करना है आपको। थोड़ा हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है? सब आप जानते होंगे, राइट? एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, इतना ही समझो आप लोग। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड कार्ड गिवन दैट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक है। ये सब लोग पत्ता खेलते रहते होंगे ना। आपको पता होगा ये सब चीज़ कैसे कैसे आएगा। स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, इसमें 4 सिंबल है। इसमें भी 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 ये होगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से जब जिसका मैचिंग होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप खेल लेते हो। आउट ऑफ 52 कार्ड्स में ये सब प्रॉबिलिटी है। तो मतलब एक कार्ड इसमें उठाएंगे, वो कार्ड क्या हो सकता है? स्पेड में किंग आया, नहीं तो क्लब में क्वीन आया था, डायमंड में या जाक आया था। वो सब आप ये रूल्स आप सब जानते होंगे, राइट? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग में इसका क्या यूज़ होगा, हम यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? अगर मान लो कोई क्वांटिफाइंग करना है, अनसर्टेनिटी कोई इवेंट है, इसका क्वांटिफाई करने में लिए हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क टू डील विद अनसर्टेनिटी इन डेटा एंड प्रेडिक्शंस है। ये वाला हम लोग बात किया था। क्वांटिफाइंग करना है मतलब प्रिडिक्टिंग लाइकलीहुड ऑफ ए रेन टुमारो, क्या संभावना है कि कल बारिश हो सकता है। ठीक है। और कोई डाउट बेटा यहाँ पर? कोई दिक्कत परेशानी है ना? ठीक है, चलो। यहाँ पर है मेकिंग प्रिडिक्शंस आपको करना है। अच्छा, कोई ओके हैंड रेज कर रहा है कोई बंदा? बताओ बेटा क्या है प्रॉब्लम? गलती से? ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, 12 में था ये सब। हम ये कह रहे हैं बढ़िया है, मस्त। चलो हम यही बता रहे हैं। तो चलो, ये तो आप जानते होगा, हम भी थोड़ा आगे निकल जाते हैं इसमें। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हम देखेंगे इसमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बेर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, पिजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप शायद जानते होंगे। और एमएलई होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। इसमें जैसे इसके एक एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई डिजिटल ट्रांसमिशन में कोई आप यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन भेजा है।
ठीक है, जब ट्रांसमीटर कर दिया, ट्रांसमीटर कैसे बता दें, मान लो अगर, मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल फ़ोन में बात कर रहे थे, ठीक है, एक जगह पे आपका फ्रेंड ने कॉल किया था, आपका मान लो थोड़ा सा सिग्नल क्वालिटी कम आ रहा है आपके आपका एरिया में, बीच बीच में आवाज़ कट हो रहा है, कम होने के कारण स्ट्रेंथ, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हुआ, आपका आवाज़ कम हो रहा है, तब आपका जो डिजिटल जो डेटा जब ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें वंस एंड जीरोस में ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, वंस एंड जीरोस में ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो भी हम रिसीव करेंगे, वन की जगह पे जीरो रिसीव किया और जीरो की जगह पे वन रिसीव किया, मतलब सेट ऑफ नंबर्स होंगे ऐसे, आपका कोई वो कह रहा है कुछ और आपको सुनाई दे रहा है कुछ और है, मतलब बीच बीच में आवाज़ कट रहा है। तो उस केस में क्या होता है, इसमें बैकएंड में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन वगैरह लगा के जो रिसीव्ड सिंबल है वो जीरो है कि वन का वन है, हम पता लगाते हैं वहाँ पर। जब आपका प्रोसेसर के अंदर ये काम चलता है, जैसे एंटीना से सिग्नल उठाया, वहाँ से एम्पलीफाई किया, डिमॉड्यूलेशन किया, डिमॉड्यूलेशन के बाद फिर इनकोडिंग ऑपरेशन होता है, डिकोडिंग, पहले ट्रांसमीटर में इनकोडिंग होगा, फिर यहाँ पर आप डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग ऑपरेशन में हम ये देखेंगे जो रिसीव्ड सिग्नल है वो क्या था, वन था क्या जीरो था, किसका फेवर में हमें डिसीजन लेना है, वो सब एल्गोरिथम बैकएंड में चलता है आपका मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, वो सब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के थ्रू ही हम कंपटीशन करते हैं, ये इतना फलाना नाइस आया उसके हिसाब से ये वन हो सकता है क्या जीरो हो सकता है, हम इसी के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब हम करेंगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा इसका, ठीक है, रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यहाँ पर कोडिंग कराएंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा, बेशर नेटवर्क भी हम कराएंगे इसका थोड़ा सा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये भी सब जानते होंगे, राइट, मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पिजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप शायद जानते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, इसमें, ठीक है, ये भी आप शायद देखा होगा, राइट, स्टैटिस्टिक्स इन साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन है। इसका ये के साथ से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव डेटा एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं गिवन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, इंफॉर्मेशन डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये सब है। जैसा मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10+2 खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ठीक है, आपका सारे बच्चों का 10+2 खत्म हो गया, इसके बाद फिर इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना चाह रहा है, इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इसी एग्ज़ाम, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम में, कितना लोग क्वालिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ सीट एलोकेशन होगा उनका, उनका रिक्वायरमेंट क्या होगा, देखना चाह रहा है सरकार फॉर एग्जांपल। तो तब क्या होगा, पूरा आपका बच्चे कितने लोग स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो सब पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्लानिंग कर सकते हैं ना। जैसे मान लो घर बनाना है कई सारे लोगों का, जैसा मान लो मेरा दादा होगा तो उनका एक घर से, जैसे मेरा परिवार का 3-4 लोग हैं, चाचा लोग और पापा था, इतना ही काम निकल जाता है। अगर हम लोग आ गए तो पापा चाचा और चाचा, दो चाचा और पापा और दादा दादी एक जगह पे तो नहीं रह सकते, मतलब काफ़ी बड़ा घर चाहिए होगा। मान लो हम कोई काम से दूर चले गए, है ना, कोई हैदराबाद में चले गए, कोई बैंगलोर चले गए, कोई हो सकता है इंदौर आ गए, कोई सतना में काम कर रहे होंगे, ऐसे अलग अलग जगह पे चले गए। अभी फैमिली एक्सपैंड हो गया, इसके हिसाब से क्या हो गए, नंबर ऑफ हाउसेस भी ज़्यादा चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट, है ना। हम मन लगाए चलो जाएंगे एक ही घर पे रहना है, वो इम्पॉसिबल होगा एक तरीके से। चाचा का बात करें, चाचा का भी 4 बेटे हो गए अभी मान लो, तो इसके अभी शादी हो गए, तो कितना बड़ा फैमिली हो गए, जो सबसे ज़्यादा लोग हो गए। जब दादा का देखेंगे तो क्या होगा, दादा के हिसाब से एक दादा दादी दो ही लोग थे और उसके 3 बच्चे थे, अभी हम देखेंगे मतलब 4 जनरेशन का हो गए, 120 से ज़्यादा हो गए पूरा परिवार में। इतने लोग एक घर में नहीं रह सकते ना, जब उस दिन का एक घर बना था, अभी तो एक घर में नहीं रह सकते, मतलब इसमें क्या हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए, हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गए, है ना। जैसे हर फैमिली में एक एक गाड़ी हो गए तो मतलब वहाँ पर ले आने में 20-30 गाड़ी हो गए, तो ऐसे रिक्वायरमेंट पार्किंग का भी स्पेस चाहिए होगा। ये सब कैसे पता चलेगा, मतलब जैसा स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो 10-15 साल के बाद दादा दादी नहीं रहा होगा, फिर हमारा जनरेशन तो प्रोग्रेसिव चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप करना है, ये सब कैसे पता चलेगा किसी को भी, मतलब इतना एरिया हमारे लिए
जॉब्स होना चाहिए, कितना लोगों का, ये सब है, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेशन चलता है बैक एंड में। स्टैटिस्टिकल अलग डिपार्टमेंट रहता है सरकारी ऑफिस में। वो पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सैम्पल्स के हिसाब से वो मॉडल को प्रिडिक्ट करके कोई भी प्लान चालू करने के पहले पूरा इंफॉर्मेशन उठा लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी देश का भी। कोई इकोनॉमिक्स का रिलेटेड है, कोई किसी चीज़ के बारे में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और इफेक्टिव डेटा एनालिसिस करने से क्या होगा, प्लानिंग आप अच्छा कर सकते हो किसी चीज़ का, और पर सबको सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो 4 घर चाहिए, आपने 4,000 घर बनाया, तो पूरा रिसोर्सेज बर्बाद कर दिया ना, उसमें रहने वाला नहीं है। अब 4 की जगह पे 4,000 बना दिया, कोई फायदा है। अगर किसी को मान लो रिसोर्स को हम डाइवर्ट करने की हो जाए एकदम इफेक्टिवली, आप रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये सब स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लोग बहुत कम लेवल का हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब बहुत बेसिक लेवल हम यहाँ पर कवर किया था। ठीक है, हम थोड़ा इसका पाइथन कोडिंग वगैरह हम करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग ये सब। ठीक है, पाइथन कोडिंग हम सिखा देंगे, थोड़ा थियरी पढ़ा है, इसके बाद पाइथन कोडिंग करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, इसका ग्रेडिंग वगैरह निकालना है, तो एवरेज मार्क्स कितना है बच्चों का, फिर कौन बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, कौन खराब परफॉर्मेंस है, कोई एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है, हम ये सब हम भी कंपटीशन कर सकते हैं। खराब अच्छा कैसे डिसाइड कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ना स्टूडेंट्स। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है ना, क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आया, कई बार क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया। जब टफ क्वेश्चन पेपर आया तो एवरेज मार्क्स जो आएगा वो एकदम कम आएगा, और क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान आया तो उसके हिसाब से एवरेज मार्क्स सबका ज़्यादा हो गए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे एक साल और पिछले साल और इससे पिछले साल का भी हम देखेंगे, 3 ही साल का अगर हम कंपैरिजन कर दें, कौन सा साल में बच्चे का एवरेज स्कोर बहुत ही अच्छा था, है ना, कब पेपर बहुत ही आसान आया था, काफ़ी कठिन आया था, वो सब हम पूरा स्टैटिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं, राइट। वो कैसे होगा, एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, और ये सब, ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं। प्रिडिक्शंस है, ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह बेस्ड अपन द प्री पोल वगैरह रहता है ना, उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं सैम्पल डेटा निकाल के। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये होगा, एवरेज वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मोड, ये सब शायद आपने किया होगा, राइट। 10+2 में सब पढ़ाया जाता है आपको। वेरिएंस वगैरह हो गए, स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज वाला ये वाला हो गया। इसके बाद एवरेज वैल्यू, यहाँ पर आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये सब आप शायद जानते होंगे, राइट बेटा। इसमें क्या बताएं, अगर कोई डेटा सेट मिला होगा, इसका सम ऑफ ऑल द नंबर्स किया, उसके बाद डिवाइड बाई नंबर ऑफ नंबर्स जो भी होगा, इसी डेटा सेट है, इसी का आप मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपको आया 26 आया। तो मीडियन वगैरह निकालना सब जानते होंगे। मिडिल वैल्यू 1 प्लस मिडिल में, जैसे नंबर ऑफ यहाँ पर मिडिल वैल्यू आप कंपटीशन करेंगे, 1 2 3 4 5 है, इसमें मीडियन क्या होगा, 25 आएगा ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ एल सर 5 है, आठ नंबर है, तो जो बीच वाला जो होगा वो हम निकाल रहे हैं ऑर्डर में सेट करने के बाद। फिर दोनों अगर इवन नंबर डेटा, 8 डेटा पॉइंट्स है, 8 डेटा पॉइंट्स होगा तो क्या होगा, 8 डेटा पॉइंट्स होगा तो फोर्थ एंड फिफ्थ वाला दोनों हम ले लेंगे, दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, वो हो गया आपका मीडियन हो गए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का हम कंपटीशन कर लेते हैं। अ, ठीक है बेटा, ये रेंज वगैरह, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब आप कंपटीशन कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 2 3 4 है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, इसी डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी, इस डेटा सेट का क्या होगा, टाइप करो चार्ट में, अगर आप जानते होंगे तो रिजल्ट आंसर बताओ। इसका आंसर 2 आएगा ना, क्योंकि नंबर 2 है, ट्वाइस आया था, 2 टाइम्स आया था, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। फिर इसके बाद वेरिएंस वगैरह कंपटीशन करना है। वेरिएंस कोई डेटा सेट है, उसके हिसाब से हम लोग वेरिएंस कैसे कंपटीशन करेंगे। एक्स यहाँ पर आपका इनपुट वैल्यू है, माइनस मीन वैल्यू कंपटीशन किया होगा, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर करके, एवरेज ओवर इन डेटा पॉइंट्स हम कंपटीशन करेंगे, दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस का अगर हम सैम्पल का देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके का हम कंपटीशन कर सकते हैं।
यहाँ पर एक डेटा सेट दिया हुआ है इसी का। मीन यहाँ पर 26 है, तो मीन स्क्वायर डिफरेंसेस ये आएगा, है ना। डेटा सेट आपका 20 20 25 30 एंड 30 है। मीन क्या है यहाँ पर, आप कॉम्पिटिशन सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 5 हो गए, ठीक है। 20 + 22 +25 +30 एंड +33, इसके हिसाब से आपका मीन आ रहा है 26 आ रहा है। यहाँ पर आपका इवेंट 20 है, 20 - 26 होल स्क्वायर, एंड 22 - 26 होल स्क्वायर, एंड 25 - 26 होल स्क्वायर, 30 - 26 होल स्क्वायर, 33 - 26 होल स्क्वायर आप कंपटीशन करेंगे। आपका वैल्यूज ये आएगा। जब इसका वेरिएंस कंपटीशन करें तो सारा जो भी वैल्यू आया है इसको सबको ऐड कर लिया और डिवाइड बाई द काउंट कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, काउंट यहाँ पर है 5 है, तो इसके हिसाब से आपका वेरिएंस आ रहा है 23.6 आ रहा है। मेन कितना है 26 है, वेरिएंस आ रहा है 23.6 आ रहा है। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया है, मस्त है। सब जानते हैं बेटा पहले से, इसलिए ठीक है। जब आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे इसके हिसाब से इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। वेरिएंस का ये वाला आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसी एग्जांपल में आया 4.86 आया था ये, ठीक है। और ये वाला आप थोड़ा मैथ्स करके हमें चार्ट में बता सकते हैं क्या इस चीज़ का? मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, इसी का आप कंपटीशन कर लेना अपना पेन पेपर लेके या किसी भी मोड पे, इसी का आंसर हमें बता देना, ठीक है। इसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वांटिटी से आपको कंपटीशन करना है। आपका स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट का नंबर दिया है यहाँ पर, आप इसके हिसाब से कंपटीशन करो। चार्ट बॉक्स में फटाफट डाल दो इसका आंसर क्या आएगा। वेरिएंस, अच्छा, वेरिएंस हमने कंपटीशन किया था ना बेटा, वेरिएंस का अभी हमने किया था। हाँ हाँ हाँ। क्या हो गए? अच्छा, हमसे गलती हो गई क्या भाई? मोड आ रहा है 67 आ रहा है, व्हाट इज द वेरिएंस? बेटा वेरिएंस का अभी एक कंपटीशन किया था हमने, राइट। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, कोई बच्चा पूछ रहे हैं यहाँ पर वेरिएंस क्या होता है। पहले आप ऐसा करो, इसका मीन वैल्यू निकाल लेना। मीन वैल्यू निकालने के बाद, मीन वैल्यू तो निकालना आता होगा ना सभी को। इंडिविजुअल स्कोर को हमें ऐड करना है। 45 + 67 + 78 +89 + 52 +60 +72 +67 +60 +84, सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, वो आपका मीन वैल्यू आएगा, राइट। मीन वैल्यू को हमें अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने मतलब वेरिएंस निकालने के समय में 45 माइनस जो हम कॉम्प्यूटेड मीन वैल्यू होगा, 45 माइनस मीन वैल्यू करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसी का जो भी रिजल्ट आया उसको हम स्क्वेयरिंग करना है। ये क्वांटिटी ये निकाला, 67 माइनस मीन वैल्यू ऑफ दिस डेटा सेट, फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको स्क्वेयर कर दिया। वैसे 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज के भी हम लोग ऐसे ही कंपटीशन करेंगे। ये वाला राइट, ये मीन वाला आया था, देखो आपका आ रहा है आंसर यही है। चलो आगे हम करते हैं, ठीक है बेटा, सभी लोग मैसेज डाल दो इसमें आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। 70, वेरी गुड, शाबाश। कुछ लोग लिखा था यहाँ पर आंसर है 70.8, 75.8 है, लेकिन आपको गलत कैसे आया बेटा ये? 70.8 है क्या आंसर? मैं भी एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आप कह रहे हैं सही हो। 45 + 67 +78 +89 +56 +90 +72 +67 +60 +84, 708 है, राइट। यहाँ पर जो गलत है बेटा, ये आंसर जो स्लाइड में दिखाया, ये आंसर गलत है। इसका मीन वैल्यू आ रहा है
नहीं नहीं, 75 नहीं है बेटा, 70.8 है। पहले कुछ बच्चे ने किया था ना। ये स्लाइड में गलत है, स्लाइड में गलत दिया हुआ है। 45 प्लस 67 प्लस 78 प्लस 89 प्लस 56 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 67 60 एंड 84, राइट। 70.8 है, ये आंसर गलत है, स्लाइड में है, ठीक है, ये सही नहीं है, गलत है ये बेटा। इसका थोड़ा करेक्ट करो। 70.8 सही आंसर है। यहाँ पर जो स्लाइड में दिया हुआ है ये गलत आंसर है, ठीक है। मीडियन कैसे कंपटीशन किया है यहाँ पर, एक एग्जांपल यहाँ देखो। मीडियन के बारे में हम लोग बताया था, जैसे ही आड नंबर है इवन नंबर है, उसके हिसाब से यहाँ सेट कर दो यहाँ पर। इसी को ऑर्डर वाइज लिखना पड़ेगा पहले, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको लिख के फिर इसके बाद हम लोगों का जो यहाँ पर कैसे टाइप करेंगे बेटा। ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन भी शायद इनका गलत होगा, ठीक है। इस साइड में शायद थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है इसी का। कंपटीशन करो बेटा, ये गलत आया होगा ये। ये आपको करना पड़ेगा कंपटीशन, ठीक है। वेरिएंस का मैं एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ आप लोगों को। फार्मूला सही है, फार्मूला में कोई गड़बड़ नहीं, ये वाला है ना बेटा, प्रोसीजर ये है। हर एक डेटा पॉइंट को निकाला माइनस मीन वैल्यू किया, इस हिसाब से स्क्वायर करना है। ये वाला वेरिएंस के लिए मेथड ये है। एक बार आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वाला मैं ऐसे रख देता हूँ आपको। वेरिएंस कितना आ रहा है बेटा, 195 आ रहा है। 195 आ रहा है क्या? चलो देखते। सभी लोग करो बेटा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा हम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। शो हाउ टू कैलकुलेट। हाँ कर देते हैं बेटा, अभी रुक जाओ। इसी का हम फिर क्या उसी में भी, पाइथन में भी हम करेंगे।